नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। आज हम आ गए हैं हमारे सेशन नंबर 52 पर और इस सेशन में हम देखने वाले हैं 25 और 26 अगस्त के बहुत सारे प्यारे प्यारे एडिटोरियल। ये रहे वो 6 एडिटोरियल जिन पर मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। बहुत ज़बरदस्त कंपाइलेशन है और ये 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड लर्निंग होगी, तो बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और बहुत शांति से इसे पढ़िए। इससे पहले कि हम आज का काम शुरू करें, प्यारे दोस्तों, क्या आपने हमारी सिविल्स की साइट पर टेस्ट सीरीज़ का जो हमने आपके लिए तोहफा लाया है वो चेकआउट किया है? ये रही हमारी सिविल्स की साइट civils.pteducation.com। और जैसा कि आप जानते हैं, आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत ही प्यारा तोहफा हमने आपके लिए रेडी करके दिया है। इसको आप ओपन कर लीजिए। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ की। ये जानकारी पढ़िए और एक ऑफ़र आपके लिए अभी चालू है, केवल 3 दिन और रहेगा। ये सभी टेस्ट इसके लाइव हो चुके हैं और आप इसमें एनरोलमेंट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको एनरोलमेंट की लिंक दे देगा। ये हमारा टेस्टिंग पोर्टल है, इसमें जाके आप साइन अप कीजिए। जब आप इसमें जाके साइन अप करेंगे तो आपको सिर्फ ये कोड लगाना है, जो नीचे हमने यहाँ पर एक कोड दिया हुआ, ये दिख रहा है ना आपको कोड PT100, और आप कॉम्प्लीमेंट्री हमारे साथ हमारी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। आज जुड़ जाइए और इस पूरी टेस्ट सीरीज का पूरा लाभ इस साल की टेस्ट के लिए लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसको बिल्कुल मिस मत करना बेटा। तो शुरू करते हैं आज का काम। सभी सिंसियर स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। ये रहा 25 अगस्त का हिंदू और ये रहा 26 अगस्त का हिंदू। ये 6 एडिट जो हैं आपको बहुत बहुत यूजफुल होंगे। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है कास्ट सेंसस डिबेट इन इंडिया। इसके ठीक दूसरा जो एडिटोरियल है वो होगा इकोनॉमिक क्रीमी लेयर डिबेट इन रिजर्वेशंस। तो ये दोनों मिलकर आपके लिए बहुत प्यारे इंसाइट्स का काम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। GS2, GS3, प्रीलिम्स, ऐसे सब में आपको ये यूजफुल होगा। कास्ट सेंसस डिबेट इन इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, अब ये टॉपिक काफ़ी गर्मा गर्म हो चुका है और हमने आपके साथ इस पर पहले भी चर्चा की है, लेकिन अब इसमें कुछ नई नई बातें आ रही हैं तो फिर से डिबेट करना ज़रूरी है। शैल वी बिगिन? अब कई तरफ से ये मांग आ रही है कि भारत में एक बहुत ही व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस जो है वो जनरल सेंसस के साथ साथ कंडक्ट हो जाए, और अगर साथ में नहीं हो सकता तो अलग से कंडक्ट हो जाए। बिहार से बहुत सारी पार्टीज का एक दल प्रधानमंत्री से जाकर अगस्त में मिला। प्रधानमंत्री ने हालांकि कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया और उनकी पार्टी के मिस्टर ठाकुर जो हैं बहुत बड़े नेता, उन्होंने अलग से सीरीज ऑफ ट्वीट्स करके इस विचार को खारिज किया। तो हम मान सकते हैं कि एक तरह से पीएम ने उसको खारिज किया। अब कल को मन बदल जाए तो अलग बात है। ज्यादातर पार्टियां पब्लिकली इसका अपोज नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही हैं और एक्चुअली सपोर्ट ही कर रही हैं, जैसा मैंने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी कुछ भी कहा नहीं है इस बारे में। हो सकता है कि बीजेपी इसकी घोषणा किसी ऐसे दिन और ऐसे समय करे जब उसका मैक्सिमम लाभ लिया जा सके, जो कि राजनीति का एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी पार्टी के लिए। पिछली बार अंग्रेजों ने भारत में जब जातिगत जनगणना की थी वो 1931 में हुई थी, और उस वक्त बहुत सारे भारतीयों ने ये आरोप अंग्रेजों पर लगाया था कि जिस तरह से उन्होंने जनगणना की थी वो दरअसल भारतीय समाज में मौजूद जातिगत विभेदों और धार्मिक भेदों को और बड़ा करने के लिए, उन खाइयों को और चौड़ा करने के लिए किया गया था। और वो इसलिए नहीं किया गया था कि हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं। कोई भी सरकार जो भारत को सच्चे अर्थों में सही ढंग से प्रशासित करना चाहती है, गवर्निंग इफेक्टिवली, तो उसकी पहली ज़रूरत होती है डेटा। आपके पास अगर डेटा ही नहीं है तो आप पॉलिसीज क्या बनाएंगे, क्योंकि आप किसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। और कैटेगरी क्रिएशन इज ऑलवेज फंडामेंटली अ पॉलिटिकल एक्ट। कौन सी कास्ट कौन सी कैटेगरी में या कौन से धर्म में जाएगी, कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा, ये तो एक राजनीतिक निर्णय ही होता है ना मूल रूप से। और आज भारत में जितनी भी हम XYZ कैटेगरीज देख रहे हैं ये अंग्रेजों के समय में ही बनी थी 1950 के दशक से। लेकिन भारत में जाति एक पहचान के चिन्ह में और अधिक मजबूत हो गई है, और अब दलितों में से, ट्राइबल्स में से, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में से
इन चीज़ों को लेकर काफ़ी आवाज़ मुखर हो रही है कि हमें 1950 के बाद के भारत में क्या मिला। काफ़ी कुछ मिला, काफ़ी कुछ नहीं मिला, सभी तरह की बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन ग्रुप्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी मिला, सरकारी नौकरियां काफ़ी मिली, लेकिन इन ग्रुप्स के अंदर के जो बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं उन्होंने ज़्यादातर इस प्रकार की सकारात्मक चीज़ों पर कब्जा कर लिया। आपको बात समझ में आया? प्यारे साथियों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत में जो राजनीतिक आरक्षण है, एससीज और एसटीज के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं, एमपीज, एमएलएज इत्यादि, वो 10 साल का आरक्षण था, जिसे हर 10-10 साल पे ऑटोमेटिकली संसद रिन्यू कर देती है। लेकिन कई लोगों के मन में गलत धारणा है कि शिक्षा और जॉब्स में भी 10 साल का आरक्षण था। ये बिल्कुल गलत है, उसमें कोई समय सीमा नहीं सेट की गई थी। तो वापस इस पर आते हैं, और इसीलिए वो जो दूसरी जातियां हैं इन बड़े ग्रुप्स में, जो ऐसा मानती हैं कि कुछ एलीट कास्ट सब कुछ लेके चली गई रिजर्वेशन में, अब उनकी डिमांड आ रही है कि भैया आप सब कोटास बना के हमको दो, ताकि कुछ लोगों के डोमिनेशन को बैलेंस आउट किया जा सके। कुछ कम्युनिटीज़ ये बोल रही हैं कि एफर्मेटिव एक्शन से चीटिंग हो गई भाई हमारे साथ। एफर्मेटिव एक्शन अमेरिका का शब्द है, भारत में रिजर्वेशन बोलते हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि हमको तो कभी कुछ मिला ही नहीं। ये वो लोग हैं जो ना एससी में है, ना एसटी में है, ना ओबीसी में है, और वो बोलते हैं हमको भी ऐड करो। अब क्योंकि ओवरऑल भारत की इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रही जितनी तेजी से काम मांगने वालों की संख्या है, तो ये डिमांड भी आ रही है कि भारत के निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। प्लस क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे सब अपने जॉब्स खत्म करती जा रही है, हर साल अपनी कंपनियों को बेचती जा रही है, और अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी आ गई है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में तो धीरे धीरे रिजर्वेशन सारा खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए मांग आ रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन आ जाए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए। लेकिन ये सब जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वैचारिक लड़ाई, ये सब बिना डेटा के चल रही है। सारे लोग बिना डेटा के भिड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। सपोर्टर्स ऑफ कास्ट सेंसस ये तर्क देते हैं, लेकिन अपोनेंट्स कहते हैं कि कास्ट सेंसस समाज को तोड़ देगा। एक बात तो साफ है, अगर आपको भारत को एक न्यायप्रिय और एक यूनाइटेड कंट्री बनानी है जिसमें सोशल डिवाइड मिनिमम हो, पहले आपको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और एक कास्ट सेंसस जो न्यूमेरिकल सच्चाई ढूंढे, वो 5, 10, 15 सालों में समाज को जोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का नहीं। तो ये कहना था हिंदू के एडिटर का। आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आज की समरी है, इसको ज़ोर से बोलिए, एक बार ज़ोर से समरी को पढ़ दीजिए। आप जहां कहीं भी हैं, प्लीज़ रीड आउट दिस समरी जोर से। और फिर आपकी क्या समरी है वो भी कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी जोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारे बहुत प्यारे आईएएस के कोर्सेस हैं, सब लिंक्स भी सामने हैं। अगर आप घर पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आपको हार्ड डिस्क में सारा मटेरियल प्लस ऑनलाइन सेवा चाहिए, करंट अफेयर बूस्टर और पावर ऑफ 10 की, इस कोर्स में सेल्फ प्रेप में मिलेगा। अगर आप प्योरली ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आराम से, ये 1 ईयर ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। और आपके लिए स्पेशल कोविड पैकेज भी अवेलेबल है, वो हमारा 3rd कोर्स है। ये सारी जानकारी आपको इन लिंक्स पे मिलेगी। इंक्वायरी रेज कीजिए, टीम से बात कीजिए, वी विल बी वेरी हैप्पी। आज का हमारा दूसरा एडिटोरियल प्रीलिम जीएस 2-3 ऐसे में जो काम आएगा वो ये है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर एक बहुत बड़ा तकनीकी निर्णय दिया है। तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि वो ऐसा कौन सा निर्णय दे दिया। द इकोनॉमिक क्रीमी लेयर डिबेट इन रिजर्वेशन, आरक्षण के अंदर जो हम कहते हैं कि भैया क्रीमी लेयर है, मलाईदार परत है, यानी ऊपर के लोग जिनके पास अब ताकत आ गई है और जब समाज में पिछड़े नहीं माने जा सकते, उन लोगों को इंदिरा साहनी मामले 1992 में आइडेंटिफाई किया गया था। उन लोगों को अगस्त 2021 में फिर से आइडेंटिफाई किया गया है। तो पढ़ ले भैया, इस पर तो पूरा पूरा सवाल बनेगा ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया है अगस्त 2021 में कि केवल एक आर्थिक मापदंड के आधार पर किसी भी एसईबीसी की सदस्य जाति को किसी भी एसईबीसी के सदस्य को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ओनली एन इकोनॉमिक क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है क्राइटेरिया। एक बार कमेंट थ्रेड में ऐसे 2-3 कॉम्बिनेशन सिंगुलर प्लूरल के हमें बताइएगा अंग्रेजी भाषा के। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द राइट वे टू क्लासिफाई एनी फैमिली और एनी मेंबर ऑफ एसईबीसी एज पार्ट ऑफ द क्रीमी लेयर।
तो कोई व्यक्ति जो है मिस्टर एक्स या मिस वाई वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं क्योंकि साल में उनकी फैमिली इतना एक्स रुपया कमाती है। सिर्फ ये मापदंड नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। तो ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हाल ही में हरियाणा राज्य में एक ऐसा केस आया था जहां पर 6 लाख रुपए की वार्षिक आय को फिक्स कर दिया गया था कि कोई परिवार क्रीमी लेयर में है या नहीं। इसके अलावा कोई मापदंड नहीं फिक्स किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 6 लाख रुपए का मापदंड हमें स्वीकार्य नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रांग नया एंगल आ गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑफ अफर्मेटिव एक्शन केसेस। भारत में आरक्षण की व्यवस्था में जुडिशरी के दखल और विवेचना का ये सबसे लेटेस्ट एक उदाहरण है जिसमें जुडिशरी अपना बहुत क्लियर इंटरप्रिटेशन बहुत बड़े मामले में दे रही है, क्योंकि आरक्षण तो कोर है पूरे डिबेट का। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होता था तो वो एसईबीसी का हिस्सा होता था। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में यह कहा था कि सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा, आपको इकोनॉमिकली जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और अब उनके बच्चे जो हैं आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। धीरे धीरे कानून इवॉल्व होता चला गया अराउंड एक्सक्लूडिंग द वेल ऑफ अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। तो जितनी भी इस तरह पिछड़ा वर्ग का आदमी है उनसे संबंधित कानून बदलता गया। तो पहले कास्ट इज आइडेंटिफाइड एज द मार्कर ऑफ बैकवर्डनेस। तो भारत में जाति सबसे बड़ा मार्कर होती है बैकवर्डनेस का, लेकिन वो अकेला मार्कर नहीं होती है बैकवर्डनेस का। इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं। और उसके बाद उन जातियों में जो बहुत समृद्ध हो चुके हैं उनको आरक्षण से बाहर कर दो। सुप्रीम कोर्ट की ये व्यवस्था बनी हुई है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सामाजिक न्याय होना आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। सदियों के अत्याचारों से निजात पाना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट मानता है। लेकिन उसका फायदा बैकवर्ड लोगों में जो सबसे गरीब हैं उन तक जाना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर ये तो नई ऑपरेसर कास्ट आ गई विद इन दी ऑपरेस कास्ट। कई लोगों ने इसका विरोध किया ये कहते हुए कि आर्थिक समृद्धि का सामाजिक न्याय से कोई लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पिछड़े समाज से आता है उसके पास भले ही पैसे आ जाएं, जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड लोग हैं वो उसको कभी भी पिछड़े के अलावा कुछ मानते ही नहीं है। तो आपने इकोनॉमिक क्राइटेरियन लगा के तो सोशल जस्टिस की ही पूरी परिभाषा बदल दी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोधियों ने कहा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हरियाणा का वो लेटेस्ट एक कानून जो है उस पर चर्चा कर रहा था जिसमें 6 लाख की एनुअल इनकम को फिक्स किया गया था कि कोई परिवार क्रीमी लेयर में है या नहीं, और अब वो नहीं होगा अकेला इससे। तो इंदिरा साहनी मामले में हुआ क्या था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक से ज्यादा मापदंड ये सेट कर दिए थे, जैसे फैमिलीज ऑफ हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, तो फिर वो बैकवर्ड कैसे हुए? फैमिली एम्प्लॉयज ऑफ हाई रैंक्स इन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि फिर ये बैकवर्ड कैसे हुए? एफ्लुएंट इनफ टू एम्प्लॉय अदर्स, दूसरे लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखने वाले लोग, तो फिर ये बैकवर्ड कैसे हुए? और विथ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चरल होल्डिंग, तो फिर ये बैकवर्ड कैसे हुए? और एक आइडेंटिफाइड एनुअल इनकम, ये 5 पैरामीटर्स मिलकर आप एक्सक्लूजन कर सकते थे। आपको बात समझ में आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा ने इसका जो है उल्लंघन कर दिया है और क्रीमी लेयर आइडेंटिफिकेशन सोशल, इकोनॉमिक और अन्य पैरामीटर से होगा। संविधान has permitted special provisions in favor of SEBC through the first amendment as well as reservation in government employment for backward classes। 50% सीलिंग तो बाद में 1992 में आई और ये सभी रिजर्वेशन के ऊपर एक लगाम कसने का काम हुआ। लेकिन फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जब से भारत सरकार 2019 से लेकर आई तो रिजर्वेशन का तो पूरा मतलब ही बदल गया भारत में। एंड टुडे द इनकम सीलिंग फॉर बोथ OBCs एंड EWS इज 8 लाख रुपीस पर एनम। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ मुख्यतः जाति आधार है और वहां 8 लाख पे क्रीमी, और दूसरी तरफ EWS में जाति आधार नहीं है और वहां भी 8 लाख रुपए। तो ये अब एक थोड़ी सी अजीब सिचुएशन बन गई है, क्योंकि मॉनेटरी एलिजिबिलिटी सेम है लेकिन कोटाज अलग हैं। तो कल को EWS वाले बोलेंगे हमारा भी 27% करो, और पैरेलल में भारत में OBC कोटा बढ़ा के 50% होने की बात हो रही है कास्ट सेंसस में। अगर नंबर ज्यादा निकल आए तो फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं
EWS खारिज होगा आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी तक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जामिनेशन हो ही नहीं पाया है। ये बिटवीन द लाइंस हिंदू का एडिटर बोल रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल व्यवस्था संविधान में नहीं थी। समझ में आया आपको? थोड़ा तकनीकी था, हो सकता है थोड़ा टफ भी लगा हो, लेकिन 2 बार इसको सुनिएगा तो समझ में आएगा। और कमेंट थ्रेड में आपकी राय बताइए। ये रही समरी। अब आप भी समरी निकालिए और ये लिखिए ताकि हम आपकी भी समरी समझ सकें। और एक बार पूरे जोश के साथ इसको पढ़ो भैया, जहां कहीं भी बैठे हो जोर से पढ़ो। ठीक है जी, तो फिर विथ योर परमिशन आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज की जानकारी लीजिएगा, साथ में जुड़े रहिए, सीखते चलिए, हमें बहुत खुशी होगी। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा प्यारे साथियों, हमारे पास आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। और अभी फ़िलहाल जो एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन है वो है हमारी 2021 की प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज़। तो सिविल्स तपस्या की साइट पर आके जब आप इस हमारे मैसेज को क्लिक करेंगे तो वो आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ के पेज पे ले आएगा। अभी कुछ समय के लिए ये ऑफ़र आपके लिए वैलिड है। फटाफट इस टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करें। आप इस इमेज पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको टेस्टिंग पोर्टल पे ले आएगा और वहाँ आप ये कोड लगाएंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज़ का लाभ ले सकते हैं। और सारी टेस्ट जो हैं 2021 की IAS एग्ज़ाम के हिसाब से डिज़ाइन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी संख्या में फटाफट इसके साथ जुड़ेंगे और पूरा लाभ लेंगे। अपने सारे साथियों को भी बता दीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर बस कुछ ही देर के लिए वैलिड रहेगा civils.pteducation.com की साइट पर। और थैंक यू बोलना मत भूलना मेरे को, आपके लिए मैं लेकर आया हूं ये आज का हमारा तीसरा एडिटोरियल आपके सामने है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स डेंजर्स। तो भैया फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी GS2, 3, 4 और ऐसे में आपके लिए काम आएगी। प्रीलिम्स में भी काफ़ी बड़ी खबर है। बिना किसी कानूनी बैकग्राउंड के, बिना कोई वैधानिकता के भारत भर में एक पूरा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि ऑथर्स का मानना है, जिसमें एक हैं लीगल एक्सपर्ट फैजान मुस्तफ़ा, राइट टू प्रिवेसी का संपूर्ण हनन है। और पूरे 138 करोड़ भारतीयों को जो भी सड़क पे निकला CCTV में कैप्चर किया जा सकता है और पूरा ट्रैकिंग हो सकती है, जो कि कानून का उल्लंघन है राइट टू प्रिवेसी का। तो क्या अब इसके ऊपर सरकार कुछ कहेगी? ये है इस एडिट का मर्म। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत शांति से सुनना। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT, यानी आप कहीं भी सड़क पे निकल जाएं, कोई एक कैमरा लगा हुआ है सरकारी जो ये देख रहा है कि तुम कौन हो, और उनके पास ऑलरेडी जो डेटाबेस है ड्राइविंग लाइसेंसेस का, वोटर ID का या आधार का या किसी का भी जिसमें तुम्हारा फोटो है, उस डेटाबेस से ट्रैक हो गया कि भैया रमेश कुमार आज सुबह निकल के यहाँ से यहाँ गया। ये तो काफ़ी खतरनाक स्थिति है। पेगासस महाजासूसी घोटाला, मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में 1 मिनट भी चर्चा नहीं हुई, जबकि सरकार ने कैटेगरिकली मना नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने इजराइल से सॉफ्टवेयर ये खरीदा या नहीं। तो वो मामला भी सुनवाई का चल रहा है। पैरेलल में पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी उसके ऊपर एक जुडिशियल जांच आयोग बिठा रखा है। उससे भी बड़ा जासूसी का दूसरा प्रैक्टिकल मामला सामने आया है। एक तरफ जहां जून 2021 में जो संयुक्त समिति पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का एग्जामिनेशन कर रही थी, उस संयुक्त समिति को एक और एक्सटेंशन दे दिया गया, लेकिन पैरेलल में चुपचाप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को भारत भर में लॉन्च कर दिया गया है। और उस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, NAFRS। ये शायद भारतीय 75 साल की स्वतंत्रता में नागरिकों के डायरेक्ट अधिकारों पर हुआ सबसे बड़ा दखल है। नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भारत में सरकार ने इसका रूल बना दिया है। पुलिस क्राइम डिटेक्शन और क्रिमिनल डिटेक्शन जल्दी कर सके, ये इसका ऑफिशियल रीजन दिया गया है। लेकिन ये बहुत नाटकीय रूप से लोगों की निजता में इंट्रूजन है। ये टेक्नोलॉजी प्रिवेसी डिस्ट्रॉइंग टेक्नोलॉजी है। पूरे भारत में कैमरास के साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। और जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी लाई गई है वो रूस से भी लाई गई है। तो रूस में तो ये होता ही है, और वो टेक्नोलॉजी भारत में भी आकर अब जैसे रेलवे स्टेशन पे भी कैमरे लगे और एक एक व्यक्ति जो आ रहा है जा रहा है उसका पूरा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। आप समझे? टू आइडेंटिफाई पीपल ऑफ इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मास्क, मेकअप, बेड, हेयर। तो ऐसा कह रहे हैं कि तुमने बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली हो, लंबी कर ली हो दाढ़ी एकदम, या बाल बढ़ा लिए हो, या मेकअप बहुत करके आते हो, या मास्क, हम तो तुम्हारा चेहरा फिर भी पहचान लेंगे। तो ये काम कैसे करता है?
कैमरा आपकी फ़ोटो लेता है, उसको एल्गोरिदम में डालता है, आपका फेस प्रिंट तैयार हो जाता है, आपका चीक बोन, लिप्स का कंटूर, फोरहेड, ये सब कैमरा देख लेता है और भारत के नागरिकों का जो डेटाबेस पहले से है बैकएंड में मैच करके बता देता है कि रमेश कुमार आज इस ट्रेन से यहाँ से वहाँ गया। एक्यूरेसी 70% है तो फॉल्स पॉजिटिव्स काफ़ी निकलेंगे, तो रॉन्ग अरेस्ट काफ़ी होने वाले हैं। सॉफ्टवेयर को जो ट्रेनिंग देते हैं सबसे पहले, वो जिस डेटा के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे उसमें बायस इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो भगवान नहीं है ना, सॉफ्टवेयर इंसान नहीं है, उसके पास कोई दिमाग तो है नहीं, तो सॉफ्टवेयर को इमेजेस दिखा दिखा के ट्रेन किया जाता है। अमेरिका में ये पता चला कि वहाँ के जेलों में क्योंकि ब्लैक्स की तादाद डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा थी, तो सॉफ्टवेयर को उनकी तस्वीरें दिखा दिखा के ट्रेन किया गया। तो एफआरटी सॉफ्टवेयर ने बहुत सारे ऐसे ब्लैक सिटीजन्स को पकड़ा जो क्रिमिनल्स ही नहीं थे। ये बहुत खतरनाक बात होती है इनकी ट्रेनिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर ठीक होता भी है। एनएएफआरएस को बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेक के पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये नहीं बताया गया है कि जो तस्वीरें ये लेगा ये 5 महीने स्टोर होंगी या 5 साल स्टोर होंगी या 500 साल स्टोर होंगी, ये बता नहीं रहा है। सो द राइट टू प्रिवेसी टेस्ट हैज़ टू बी अप्लाइड। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अनुच्छेद हमारा जो संविधान का आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, उसमें राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था। तो एनएएफआरएस फॉल्स फाउल ऑफ दैट। कैसे? इसकी कुछ टेस्ट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट दे रखी हैं। इज इट लेजिटिमेट, इज इट प्रोपोर्शनेट टू द नीड, इज इट लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव। अगर सरकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित राइट टू प्रिवेसी पर कोई अंकुश लगाना चाहती जो एनएएफआरएस ने लगा दिया है, तो उसको ये 3 टेस्ट में यस 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 के मार्क्स मिलने चाहिए। अब क्योंकि भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तो अभी तक पास ही नहीं हुआ, तो डेटा तो बिल्कुल खुला खाता पड़ा हुआ है, कोई उसके ऊपर वो है ही नहीं रिस्ट्रिक्शन, कोई भी यूज़ कर ले कैसे भी। इसमें याद रखिएगा, महिलाओं और लड़कियों की भी तस्वीरें इस तरह परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर होंगी। उससे होने वाला पोटेंशियल मिसयूज आप खुद सोच सकते हैं कितना भयानक हो सकता है। हाउ विल इट हिट द राइट टू डिसेंट? दूसरा ये होगा कि सरकार की नीतियों का विरोध करने का फंडामेंटल अधिकार, उसके ऊपर भी इसका चिलिंग इफेक्ट आ जाएगा। ग्लोबली एफबीआई अमेरिका में एफआरटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करता है, इंग्लैंड केवल सीरियस वायलेंस के लिए यूज़ करता है, और चाइना तो वीगर मुसलमानों को जड़ से ख़त्म करने के लिए शिनजियांग में यूज़ करता है, जिसकी वजह से चाइना की कंपनियों पे वेस्ट में सैंक्शन भी लग चुका है। भारत में कुछ लोगों ने एफआरटी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेक के। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिकता का परीक्षण। इन द राइट टू प्रिवेसी वर्डिक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 9-0 का वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट बताया था, और कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट तो होता नहीं है, वो बात ठीक है, तो आप उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगे नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर में, और ये आपको साबित करना होगा। तो एक आम आदमी अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो आपको एक एक व्यक्ति की फोटो उतारनी है अंदर, यही तो सवाल है ना। एनी एंक्रोचमेंट, मतलब ये जो अधिकार है, अगर आप इसके ऊपर अतिक्रमण करोगे तो आप जरा हमको ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट अब सरकार से पूछ सकता है कि क्या कोई कानून बनाया आपने? एनएएफआरएस लाने से पहले एनएएफआरएस के लिए कौन सा कानून संसद ने बनाया? अभी तक तो बना नहीं है। क्या वाकई में देयर इज अ नीड इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेट स्टेट एक्शन? इतना बड़ा कार्रवाई करने के पीछे की आपकी आवश्यकता क्या आ गई, और क्या ये प्रोपोर्शनेट है? देयर इज अ रैशनल नेक्सस बिटवीन मीन्स अडॉप्टेड एंड ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड। ये 3 चीज़ों पर ऑथर्स कहते हैं कि जब हम एनएएफआरएस का परीक्षण करते हैं तो ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। इट इज ग्रॉसली डिसप्रपोर्शनेट बिकॉज ऑल इंडियंस आर बीइंग मास सर्वेल्ड, और कोई भी सीसीटीवी से बच के निकल ही नहीं सकता। किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की पहली शर्त होती है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि आप कौन हो ये सरकार को बाय डिफॉल्ट पता नहीं चलना चाहिए सड़क पर। क्यों नहीं? अरे भाई, चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हुई कि सरकार की इस नीति का विरोध करना है, आप जाके उसमें जुड़ गए, शांतिपूर्ण विरोध चल रहा है, ये आपका अधिकार है।
अब वहां सरकार ने सीसीटीवी लगा दिया, आप तो जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कल को तो मेरा नाम क्रिमिनल की सूची में सरकार जोड़ के पता नहीं मेरा कौन सा कार्ड कैंसिल कर देगी। तो लिबरल डेमोक्रेसी खत्म। आप बात समझे इसका मतलब क्या होगा। तो फिर इसी तरह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा, पीसफुल असेंबली खत्म होने लग जाएगी। बहुत बड़ी चिंता है। दूसरे देशों ने हमेशा कानून बनाने के बाद एफआरटी लाया है, और अमेरिका में कैलिफोर्निया वगैरह दूसरी जगहों पे तो एफआरटी को हटा दिया गया है। आईटी एक्ट 2000 हो या आने वाला पीडीपी बिल हो, इसमें सरकार ने खुद को सिक्योरिटी सोवरेंटी के नाम पर 100% ताकत देकर हर तरह की डेटा प्रिवेसी को साइड में कर दिया है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को अथॉरिटेरियन बनने से रोकना है, एफआरटी को रोकना होगा जब तक स्ट्रांग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आता with very strong judicial and administrative checks on any such technology। आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रौद्योगिकी डेमोक्रेसी के कितना खिलाफ जा सकती है, और लोगों को इसकी अभी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। वो तो जब इसकी उल्टी मार पड़ना आम नागरिकों को शुरू होगी तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। पश्चिम में आ चुका है, उभरते हुए देशों में जैसा कि भारत अभी धीरे धीरे आएगा। तो ये रहा आज का हमारा इस एडिटोरियल की समरी। इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और याद रखिएगा, प्रिवेसी बहुत मेहनत से कमाया हुआ एक अधिकार है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंटेड में जरूर जरूर बताइए। प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं आज के हमारे अगले एडिटोरियल पर। यह रहा हमारा आज का चौथा एडिटोरियल, द आर्कटिक इज सेंडिंग क्लियर सिग्नल्स। आर्कटिक का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर बहुत सारी दूसरी गड़बड़ हो रही है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, और वहां पर पैरेलल में मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल उठापटक भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। तो ऑथर कहती हैं कि भैया ये जो एडिटोरियल तुम पढ़ोगे, ये मैंने बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है, ये तुमको प्रीलिम्स GS2 GS3 ऐसे में काम आएगा। और संदीप सर इतनी अच्छी एनालिसिस करते हैं, तो बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल के साथ जुड़ो। ऐसा सब ऑथर ने इस एडिट में लिखा हुआ है। आर्कटिक का जो पूरा क्षेत्र है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिक्स का अड्डा बन चुका है। खासतौर पर एक तरफ नाटो के सदस्य देश हैं, दूसरी तरफ रूस है। तो नाटो के सदस्य देशों में कौन कौन आता है बताइए हमें, और नाटो का क्या फुल फॉर्म है ये भी बताइए। तो यहाँ पे आपको यूरोप भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको यूएसए भी दिख रहा है, और यहाँ आपको रशिया भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये आर्कटिक का क्षेत्र बड़ा मज़ेदार क्षेत्र है भैया। 8 देश सीधे सीधे आर्कटिक में भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस। 2013 में 6 देशों को आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर बनाया गया। इंडिया, चाइना, जापान, इटली, साउथ कोरिया, सिंगापुर। और चाइना तो इतना बदमाश है कि वो खुद को बोलता है आई एम अ नियर आर्कटिक कंट्री। तो मेरे यहाँ हित हैं क्योंकि मैं एक नियर आर्कटिक कंट्री हूँ। मतलब उस हिसाब से तो कल को कांगो और रवांडा वाले भी बोलेंगे कि हम भी नियर आर्कटिक कंट्रीज हैं। कुछ भी कर सकते हैं चाइनीज लोग। हाँ, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ तैयार रहते हैं इन बंदों के पास। एनीवे, 1991 तक कोल्ड वॉर की संपूर्ण समाप्ति हो चुकी थी, आपको पता ही है। तो कोल्ड वॉर क्या था भैया, बता दीजिएगा हमें। बिना गोली चले जो युद्ध लड़ा गया वो था कोल्ड वॉर। तो 1991 में जब कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई तो लोग एक्चुअली आर्कटिक की जियोपॉलिटिक्स को भूल गए। उसके पहले ऐसा लगता था कि यहीं पर न्यूक्लियर युद्ध होगा भैया एक दिन, लेकिन वो समाप्त हुआ। और इनफैक्ट सोवियत संघ के आखिरी बड़े नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने तो 1987 में जोन ऑफ पीस की भी बात कर ली थी। लेकिन 2007 में रूस से गए एक्सप्लोरर्स ने वहाँ के समुद्री तल पर 4 किलोमीटर नॉर्थ पोल के नीचे अपने देश का झंडा लहरा दिया और ये दावा किया कि ये सीबेड हमारा है। तो दूसरे देशों ने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो भैया, इतना टेरिटोरियल एग्रेशन तुम कर रहे हो, तुम वहाँ पानी में 4 किलोमीटर नीचे जाके अपना झंडा लहरा कर आ गए, तुम बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई। इस रीजन में और तनाव आ गया 2014 के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, क्योंकि उसके बाद अमेरिका और रशिया के रिश्ते बहुत बिगड़ गए और इस उत्तरी क्षेत्र के दूसरे देशों पर भी उन बिगड़े रिश्तों का असर आया। रूस ने ये कहा, मतलब रूस के लिए अमेरिका ने कहा कि भाई ये कानून तोड़ता है, ये इतिहास को बेवजह बदलता है और ये भरोसे के लायक ही नहीं है। रूल ब्रेकर, रिविजनिस्ट, अनट्रस्टवर्दी पावर। और उसके बाद रूस भी घबराया और रूस ने कहा कि मैं अपनी नदन फ्लीट को मजबूत करूंगा। तो नॉर्वे वाले बहुत घबरा गए।
जबकि रशिया का डर यह है कि बेरेंट सी के माध्यम से वेस्टर्न सीबॉर्न अटैक रशिया के ऊपर हो सकता है, और इसलिए एंटी सबमरीन फोर्स आर्कटिक ओशन में रखना मेरे लिए ज़रूरी है। आपको बात समझ में आया ना? तो वहाँ आपको बेरेंट सी भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हर देश को जब अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ानी होती है तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। समझ में आया ना आपको? ऐसे ही वॉर चालू हो जाते हैं एक दिन। लेकिन क्लाइमेट चैलेंजेस का क्या? 2021 का जो समर था वो बहुत ही खराब गया, क्योंकि हमने फ्लड्स और वाइल्ड फायर दुनिया के ऐसे देशों में देखी जहां कभी होती नहीं थी, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूएस के अंदर भयानक वाइल्ड फायर आया, हीट वेव आई, और रूस के साइबेरिया में, याकुतिया में वाइल्ड फायर आ गए, जहां पर तापमान जो है -40 -50 डिग्री विंटर्स में जाता है, वहां समर में वाइल्ड फायर आ गए। मतलब क्लाइमेट तो बदल रहा है। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं। आर्कटिक के क्षेत्र के सभी देशों को इन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को सीरियसली लेना चाहिए, और ये मिलिट्री और इकोनॉमिक थ्रेट से कहीं बड़े थ्रेट हैं। 2020 का जो वर्ल्ड क्लाइमेट सिक्योरिटी रिपोर्ट आया, IMCSS की पहली रिपोर्ट थी, उसने ये चेतावनी दी थी कि आर्कटिक दुनिया के बाकी क्षेत्रों से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है और ये बिगड़ता जा रहा है। अगले साल आते आते, अगले दशक आते आते समर्स में यहाँ आइस ही नहीं होगी, और 2050 आते आते तो आइस फ्री समर ही इसका एकमात्र सच्चाई होगी। ये आर्कटिक बहुत फ्रेजाइल है, मतलब बहुत ही अब ये एक नाजुक अवस्था में पहुंच चुका है, और इसीलिए सिटीजन एक्शन चालू हो गई है। नॉर्वे में पर्यावरणविदों ने नॉर्वे को एक यूरोपियन कोर्ट में घसीट दिया, क्योंकि नॉर्वे देश ने आर्कटिक में ड्रिलिंग प्रोजेक्ट लाया था, तो उससे पूरा आर्कटिक का तबाही होगी। ये वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट ने बोला, नॉर्वे देश को ही कोर्ट में खींच लिया। लॉजिक यही दिया गया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ नॉर्वे से भी आगे तक डैमेज हो जाएगा। कंट्रीज आर सलाइवेटिंग एट द कमर्शियल प्रोस्पेक्ट। अब हो ये रहा है कि आर्कटिक की बर्फ पिघल जाएगी तो देशों के मुंह में लार टपकने लग गई है कि करोड़ों डॉलर का नया व्यापार शुरू होगा, क्योंकि जहाज जो हैं वो अब आर्कटिक के अंदर से चल के निकल के जा पाएंगे। एक बार ये पूरी की पूरी बर्फ पिघल गई तो आपका हजारों मील का रास्ता जो है, सुएज कैनाल, पैनामा कैनाल, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे आर्कटिक पे से उत्तरी ध्रुव पे से निकल जाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप ये करोगे वैसे वैसे आर्कटिक की बर्फ और ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाएगी, और यहाँ तक कि चाइना भी अब इसको लेके बहुत खुश है, क्योंकि चाइना का तो इंटरनली ऐसा मानना है कि उसकी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए शिपिंग लेन्स को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, और चाइना से यूरोप का रास्ता आर्कटिक से बहुत छोटा हो जाता है, और मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी, जहां अमेरिका, भारत, दूसरे देशों का दबाव, क्वाड का दबाव बढ़ रहा है, वो सारे सरदर्द से चाइना को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऑथर कहती हैं कि इस क्षेत्र के सभी देश एक दूसरे को भड़काना बंद करें और इस क्षेत्र में मिलिट्री लाना बंद करें, और ये क्विड प्रो को टैक्टिक्स को बंद कर दें। क्विड प्रो को का मतलब होता है आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, लेना और देना। दे मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर द आर्कटिक। एक नया कोल्ड वॉर शुरू करने के बजाय अब इनको आर्कटिक को लंबी रेस में कैसे बचाना, उस पर बात करनी चाहिए। ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज एक ऐसा डर है कि उसने देशों को एक साथ लाना है, न कि एक दूसरे से दूर करना है, नहीं तो आर्कटिक खत्म हो जाएगा। तो हमारी आंखों के सामने हम दुनिया की जलवायु को परमानेंटली बदलता देख रहे हैं दोस्तों, और देश कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कमाल की बात है। तो 2050 में पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमको बहुत रोना आने वाला है कि यार तब हमने क्यों नहीं किया। तो ये रही समरी, अच्छे से इसको पढ़ो, और आपकी भी समरी कमेंट थ्रेड में लिखो, और आर्कटिक को बचाने के लिए और विश्व की जलवायु को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर कोई अपनी राय दे दीजिए। हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसा मैंने कहा, कुछ ही समय बचा है। इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को आप जितना जल्दी हो सकता है अभी कभी एनरोल करके फटाफट टेस्ट देना शुरू कर दो। इस साल की प्रीलिम्स पे बेस्ड ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हैं, इतने सारे टेस्ट इसमें अभी लाइव हो चुके हैं। पढ़ना शुरू कीजिए और अपना स्कोर सुधारिए। ये सभी के लिए ओपन है, और फिलहाल हमने इसको कुछ समय के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ऑन कर दिया है। ये मैं आपको आज प्रोसेस बता चुका हूँ। तो एनरोल करोगे ना, कंफर्म करो कमेंट थ्रेड में, और अपने 10 दोस्तों को भी जोड़ोगे साथ में। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी नीड्स रीफ्रेमिंग। तो आज हम पर्यावरण के ऊपर एक और बहुत तगड़ा एडिट लेकर हाजिर हैं, नेगोशिएटिंग द न्यू ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। ये भारतीय परिदृश्य में
बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। काफ़ी लंबा चौड़ा एडिट है और बहुत ज़्यादा जटिल भाषा में बात की गई है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। हालांकि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन मैं इसको आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई एग्जैक्टली ये सज्जन जो हैं ये कहना क्या चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे हिंदू के एडिटोरियल से मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जिस तरह से बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, मानो इनको सिंपल लैंग्वेज लिखना आती नहीं है। ये एडिटोरियल उन्हीं में से एक था। पढ़ने में मुझे बहुत चिढ़ छूटती है, क्योंकि मैं समझ तो जाता हूँ, लेकिन मेरे को ये भी दिखता है कि बेवजह इतने लंबे लंबे सेंटेंस ये बंदा क्यों लिख रहा है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आम जनता को समझ ही नहीं आएगा। ये जैसा मैंने कहा, इट इज़ अ प्रॉब्लम, पर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी हम हैं सोल्यूशन। प्यारे दोस्तों, ये भाई साहब लिखते हैं कि एक बहुत ही क्लियर पॉलिसी मैसेज आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने अगस्त में दिया कि नेट जीरो टारगेट अलोन विल नॉट सेव द वर्ल्ड। तो सारी दुनिया बोल रही है ना, कार्बन का नेट जीरो कर लो, नेट जीरो कर लो, नेट जीरो कर लो। भारत उसका विरोध कर रहा है बार बार, उसका लॉजिक बताएंगे। तो ये भाई साहब कहते हैं कि भारत जो कह रहा है, ये इंडियन ही है और ये इंटरनेशनल बॉडी में काम करते हैं, क्लाइमेट बॉडी में, कि नेट जीरो टारगेट से दुनिया नहीं बचेगी, बिकॉज द क्यूमुलेटिव एमिशंस दैट यू मेक इन रीचिंग नेट जीरो विल डिसाइड द ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर रीच। बहुत सही बात है, हमने पहले एक एडिट में आपसे बात भी की थी कि नेट जीरो से मात्र से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस नेट जीरो तक आप किस वर्ष में पहुंचोगे और उस दौरान उस देश का पर कैपिटा एमिशन कितना रहेगा, इससे क्यूमुलेटिव एमिशन यानी कि जो थोक में पूरा का पूरा टोटल संयुक्त जो आपका उत्सर्जन हो चुका होगा, उससे यह तय होगा कि दुनिया फाइनली 1.5 डिग्री या 2 डिग्री या 2.5 डिग्री या 3 डिग्री कितनी गर्म हो चुकी होगी कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल 1850 एडी। आपको समझ में आ गया ना, ये है पहला पॉइंट। तो इसलिए अ ग्लोबल पॉलिसी दैट फोकसेस ऑन करंट एमिशंस इज ऑफ वेरी लिटिल यूज। यू हैव टू फोकस ऑन क्यूमुलेटिव एंड पर कैपिटा एमिशंस। 1990 से क्लाइमेट चेंज के विवाद में it has tried to create a framework, but tensions between countries have become very severe in 30 years. Global carbon space is a limited natural resource. Global carbon space का क्या मतलब कि यहां से अब आप x टन कार्बन उत्सर्जित कर सकते हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, सारी 6 गैसेस को हमने इसमें मिला लिया, तो टोटल आप x टन CO2 दुनिया के पास इतना ग्लोबल कार्बन स्पेस है। ये स्पेस शब्द बड़ा फैंसी है, एक्चुअली इट शुड बी बजट, ग्लोबल कार्बन बजट, बट वो स्पेस फैंसी लगता है तो बार बार स्पेस 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 करते हैं इसमें ये लोग। तो ये जो ग्लोबल कार्बन स्पेस है, ये एक लिमिटेड प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा तो है नहीं कि आप अनलिमिटेड CO2 एमिट करते ही चले जाओ, और कंट्रीज इसको बहुत अलग अलग ढंग से खर्च करते चले जा रही हैं। जो विकसित देश हैं वो इस लिमिटेड ग्लोबल कार्बन स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। जो अमीर विश्व था वो बाकी के विश्व से ज़्यादा तेजी से ग्रो कर गया, उसने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया कार्बन को, और आज जो विकासशील दुनिया है, चीन है, भारत है, अब उन पे ये दबाव आ गया है कि जो टोटल कार्बन स्पेस दुनिया का बचा है, मतलब बजट, उसका कम से कम इस्तेमाल करो। लेकिन विकासशील विश्व का तो अभी पूरा विकास हुआ नहीं है। जुलाई 2021 की G20 क्लाइमेट और एनर्जी मिनिस्टीरियल में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो अमीर देश हैं उन्हें अपना प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ग्लोबल एवरेज तक गिराना होगा 2030 तक। G7 इज प्रपोजिंग नेट जीरो बाय 2050, लेकिन G7 के अमीर देश बहुत ही चतुर सियार हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो पर कैपिटा एमिशन पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो ग्लोबल पॉलिसी हो नहीं सकती। जिन अमीरों ने ऑलरेडी ग्लोबल कार्बन स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर ली है, दे कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू डू सो जब भारत कैचअप कर रहा है। कैचअप नॉट टमेटो केचप, कैचअप। Per capita emission when compared, they show a striking imbalance. प्रति व्यक्ति औसत कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन जब आप दुनिया में तुलना करते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। ग्लोबल एवरेज कितना है पर कैपिटा GHG? 6.55 टन्स। भारत का है केवल 1.96 टन। US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इससे 2.5 गुना है। चाइना का है 6.4 टन, औसत से कम। अब आपको समझ में आया क्या खेल चल रहा है दुनिया में। तो यदि भारत ये कहेगा कि हाँ नेट जीरो 2050 तक होना चाहिए, तो भारत अपने शहरों को और बढ़ाने का लक्ष्य प्रैक्टिकली गिव अप कर देगा। रूरल पॉपुलेशन को मिडिल क्लास में शिफ्ट होने का टारगेट प्रैक्टिकली गिव अप हो जाएगा, क्योंकि वो बिना CO2 एमिशन के हो नहीं सकता है। सोचिए हमारी 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ का क्या होगा फिर।
नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप दुनिया की आबादी का 1/4 है, लेकिन ग्लोबल क्यूमुलेटिव एमिशन का 60% है और टोटल अभी तक 970 बिलियन टन CO2 वो वायुमंडल में छोड़ चुके हैं। दुनिया का जो बचा हुआ कार्बन बजट है अब वो केवल 400 गीगाटन CO2 है। यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है वार्मिंग को, अमेरिका खुद इतना ऑलरेडी एमिट कर चुका है। आपको फंडा समझ में आया ना? तो अगर दुनिया को हमें इतनी वार्मिंग पे रोकना है, जो आइडियल होगा, तो टोटल यहां से आगे अब आप केवल 400 गीगाटन कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल टारगेट है प्रैक्टिकली। नाउ द फोकस हैज टू बी ऑन एसेंशियल एमिशंस। तो अगर ये करना है तो जो सबसे आवश्यक उत्सर्जन है, अब बेटा तुम सिर्फ वही उत्सर्जन करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश 2000 में शुरू हुआ। बाय व्हेन द यूएस एंड यूरोप हैड बिल्ट देयर एक्सप्रेसवेज, ऑलरेडी बना लिए थे 1950 से 2000 में। तो 4 गुना मटेरियल यूज हुआ कंपेयर टू चाइना। और फिर चाइना 2000 में जागा और भारत अब धीरे धीरे फुल स्पीड में जाग रहा है। अमेरिका को ये पता है और 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में वो बार बार करंट एमिशंस की ही बात करता रहा। क्यूमुलेटिव एमिशन स्टेबलाइजेशन की उसने बात नहीं की ताकि दुनिया का ध्यान उससे हट जाए। लेकिन मेरा ध्यान उस पर बना हुआ है। ऑथर कहते हैं भारत का क्लाइमेट जस्टिस का जो आइडिया है वो विचार काफ़ी तगड़ा है। क्यों तगड़ा है भैया? फोकस नॉट जस्ट ऑन एंथ्रोपोजेनिक बट ऑल्सो ऑन नेचुरल फैक्टर्स। केवल मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक पे भी ध्यान दो। एडेप्टेशंस नीडेड आर नॉट लोकल बट ग्लोबल इन नेचर, क्योंकि सी लेवल राइज इमीडिएटली रिवर्स नहीं होगा भले ही आप एमिशंस को कम कर दें, क्योंकि जो वायुमंडल में एमिशन है वो तो हो चुका है ना, स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो आपको मालूम है ना, स्टॉक वर्सेस फ्लो। कॉमन गोल हैज टू बी ह्यूमन वेल बीइंग रादर देन मॉनिटरिंग एमिशंस अलोन। तो यहां से आगे उत्सर्जन की मॉनिटरिंग करूंगा वो तो ठीक है, लेकिन इंसानियत को और पूरी मानवता को बचाऊंगा, ये ज्यादा बड़ा गोल होना चाहिए, समझ, क्योंकि कोई भी देश बचेगा नहीं। दीज गोल्स, अगर भारत की बताए हुए इन गोल्स को दुनिया ने मान लिया तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की डिबेट जो है वो बहुत सार्थक हो जाएगी। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ, तो पहली बार 1990 के बाद ऐसा हुआ कि आइडिया ऑफ अ कॉमन कॉज वॉज स्पोकन ऑफ। केवल कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट तो खैर थे एनडीसी के, लेकिन तो भारत के एनडीसी में 3 कौन से बड़े वादे भारत ने किए हैं जरा बता दीजिए। इट इज टाइम टू रिकॉग्नाइज नेचुरल लिमिट्स, क्योंकि अब कुछ ऐसी सीमाएं आ गई हैं कि मानवता उससे बच नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर को साथ में जोड़ा जाए, नई सोलर एनर्जी के सॉल्यूशंस के लिए, नई क्रॉप वैरायटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी के लिए। एंड क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली अ ट्रांजैक्शनल ट्रेड ऑफ बट अ होल रीलुक एट द वे मैन लिव्स एंड इंटरैक्ट्स। और अब 30 सालों में आर्या पार हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। और ये रही इसकी समरी। इस समरी को पूरा जोर से पढ़ दो, जैसे वो उगते सूरज की ऊर्जा है वैसे आपकी होनी चाहिए। और आप भी एक समरी निकालो और कमेंट थ्रेड में लिख दो भैया, ठीक है? तो आज मैंने 2 दिनों का हिंदू एक साथ आपके साथ कवर कर लिया है। आई होप आपको पढ़ाई में आनंद आ रहा है। आनंद आपको हमारे इन कोर्सेज में भी आएगा और हमारी टेस्ट सीरीज में भी। आगे बढ़िए और जानकारी लीजिए। टेस्ट सीरीज फिलहाल कुछ समय के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ओपन है। डिजिटल जस्टिस, बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है और जिन्होंने लिखा है वो बहुत बड़े डॉयन हैं इंडस्ट्री के, जुडिशल क्षेत्र के, डोमेन के। और आपने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में भी सुना ही है भैया, तो ये वही है। डिजिटल जस्टिस के प्रोज एंड कॉन्स। तो पूरे भारत में वर्चुअल कोर्ट शुरू हुए पैंडेमिक में और न्याय को डिजिटल तरीके से देने की कोशिश शुरू हुई। तो इसके क्या क्या सकारात्मक और क्या क्या नकारात्मक पहलू हैं, आइए इसको देखते हैं। बहुत ही बढ़िया लेख है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। प्यारे दोस्तों, जो कोविन का पोर्टल था, ये पूरा मुद्दा जो है कि कोविन को लोग सही ढंग से पोर्टल को यूज़ नहीं कर पा रहे, मई जून जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट में ये बोल दिया कि बहुत सारी समस्याएं हैं। डिजिटल लिटरेसी पूरे भारत में एक समान है नहीं, और आपने एक टेक्निकल पोर्टल बनाया जो इंटरनेट पे चलेगा और केवल अंग्रेजी भाषा में चलेगा, तो दूर दराज के उड़ीसा के गांव का आदमी जहां इंटरनेट नहीं है वो वैक्सीनेशन कैसे करवाएगा? हाँ, फिर आप बोल रहे हो कि एनजीओस करवा देंगे, आंगनवाड़ी। अरे भाई, तो वो सिटीजन क्यों नहीं खुद कर सकता? यही बात है। इनएडिक्वेट डिजिटल पेनिट्रेशन, सीरियस कनेक्टिविटी इश्यूज। ऑथर कहते हैं कि इंटेंशंस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कई महीनों तक उसके बेनिफिट हर किसी तक पहुंचे नहीं, क्योंकि पोर्टल बनाने वालों ने उनके बारे में सोचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही स्पष्ट कह रहा था
कि भारत की सामाजिक समस्याओं को दूर करने में अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिजिटल टूल्स अकेले दूर कर देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। भारत की बहुत बड़ी आबादी इन बेनिफिट से बाहर रह जाएगी। डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स वाया डिजिटल मीन्स is facing the same problem or has faced the same problem as delivery of justice via digital means। तो जब आप वर्चुअल कोर्ट लाते हो तो उसमें रूरल इलाकों के जितने भी केस लड़ने वाले जो भी लोग हैं और वकील हैं, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जस्टिस डिलीवरी में करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रेफरेंसिंग का सिस्टम शुरू किया ताकि चीज़ों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस टू जस्टिस। लेकिन ये केवल कोविड-19 से पैदा हुई फिजिकल एक्सेस की समस्याओं का समाधान मात्र नहीं था। करोड़ों, 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस को एआई के जरिए फास्ट इंटरनल रेफरेंसिंग से डीप हाउस क्लीनिंग करना इसमें संभव हो सकता था। जुडिशियल वैकेंसीज भी भारत में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर, ट्रायल कोर्ट लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, जिनको सरकार को ज़ीरो करने के बारे में सोचना चाहिए। सभी कोर्ट्स को डीप हाउस क्लीनिंग की ज़रूरत है ताकि करोड़ों लिटिगेंट्स तक चीप, एफिशिएंट, कन्वीनियंट मैनर में पहुंचा जा सके। इट्स श्योरली इज टाइम फॉर लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन इंडिया जस्टिस सिस्टम। भारत की पूरी न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन यह सोचना कि टेक्नोलॉजी अकेले ही जस्टिस डिलीवरी को ठीक कर देगी, ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जितने भी ये टेक्नोलॉजी साइड के लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि किसी इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन दे दो, इंटरनेट दे दो और दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सोशल इश्यूज ऐसे हैंडल नहीं होते हैं। देयर आर मच डीपर एंड हार्डर प्रॉब्लम्स इन इट। वैक्सीनेशंस के साथ क्या होगा? सबसे पहले एक बहुत डिटेल्ड ट्रायल कंडक्ट होता है कई महीनों तक, फिर परमिशन मिलती है, उसके बाद यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जैसे भारत में हुआ। उसी प्रकार जुडिशरी में परफॉर्मेंस ऑडिट्स और सैंड बॉक्सिंग, जिसमें ट्रायल किया जा सके, इस तरह के डिजिटल टूल्स में क्रूशल होगा। 2007 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स का फेज 1 शुरू हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए 1 सरकार में सबसे पहले नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू करवाया था 2006 में, और 2007 में इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट का पहला फेज शुरू हो गया था। लेकिन कोविड में हमने देखा कि पेंडेंसी तो बढ़ गई, तो इसका मतलब ई कोर्ट वगैरह इतने सालों से चलने के बावजूद भी जब वाकई में उनका यूज करने की बारी आई पैंडेमिक में, तो ट्रायल कोर्ट्स हों या हाई कोर्ट्स हों, 18 से 20% से पेंडेंसी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, और टोटल पेंडेंसी 4 करोड़ क्रॉस कर गई। 2020 में एक सबक और सीखा भारत ने। क्रिमिनल ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई बहुत बढ़िया समाधान नहीं होता है, क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और न तो ट्रायल पीरियड शॉर्ट हो पा रहा है, न तो नंबर ऑफ पीपल अवेटिंग ट्रायल, मतलब डिस्पोजल फास्ट नहीं हो रहा है। डिजिटल एक्सेस सबको एक समान नहीं है। मोबाइल भारत में सबके हाथ में है, लेकिन स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में नहीं है, और गुड इंटरनेट तो हर किसी के हाथ में है ही नहीं। रूरल एरियाज में बहुत पैची है। जो लॉयर्स हैं नॉन अर्बन एरियाज के, उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। उनको डिजिटल हियरिंग में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाना उनके कॉलेजेस में जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, ये कभी सिखाया नहीं गया, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। पेंडिंग वैकेंसीज इन कोर्ट्स शुड बी फिल्ड ऑन प्रायोरिटी, और आज की तारीख में इन वैकेंसीज से बहुत दिक्कत आ रही हैं। इनफैक्ट अगस्त में हाई कोर्ट जजेस की 40% सीट्स वैकेंट पड़ी थी। सोचिए कहां से न्याय मिलेगा। ओपन कोर्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। देखिए, भारत में हम बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ है। क्यों है? आप किसी भी जज के कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हो, पीछे आपको ऑडियंस की बेंचेस होती हैं, आप बैठ सकते हो, किसी भी केस को, किसी भी जज को आप सुन सकते हो। वर्चुअल कोर्ट में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कई जगह, तो पब्लिक एक्सेस डिजिटल कोर्ट में आपको देना ही पड़ेगा। वो एक जूही चावला का मामला आपको याद है ना, क्या हुआ था उसमें। दिस इज एन एड हॉक प्रॉब्लम फॉर नाउ एंड मस्ट नॉट बिकम अ नॉर्म। फेज 3 ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट लेटेस्ट विजन डॉक्यूमेंट बोलता है कि हम नेटिवली डिजिटल एक पूरी अधोसंरचना बनाना चाहते हैं। तो कोशिश ये हो कि सिस्टम आसान हो, सभी को ट्रेनिंग मिले। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि न्याय हो,
नहीं तो फिर यही होगा कि पेंडेंसी और बढ़ जाएगी और बहुत से लोग न्याय से वंचित रह जाएंगे। आ गया समझ में? तो ये कहानी थी और ये जस्टिस बी एन श्री कृष्णा का लिखा लेख है, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। तो काफ़ी गंभीर ऑब्जर्वेशंस हैं और ये रही इसकी समरी। पढ़ दीजिए समरी को एक बार ज़ोर से प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे 6 एडिट्स पूरे हो गए। मैंने 2 दिन के एडिट्स आपके करवा दिए हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम्स भी हैं, इनको आप देखिएगा। और किस प्रकार से इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है वो आपको इस तरह के न्यूज़ में इंसाइट्स मिलेंगे। भारत में कल 1 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज लगे, बहुत बहुत बधाई। अब हम यही प्रार्थना करते हैं कि रोज़ 1 करोड़ डोज मिनिमम लगें, तो जाके 31 दिसंबर तक सारे एडल्ट्स की वैक्सीनेशन पूरी हो पाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों अब आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे आप कोर्सेज की जानकारी लेके जुड़ेंगे और तुरंत अभी के अभी civils.pteducation.com पर चले जाओ। इस साइट की लिंक यहाँ नीचे आपको हमने हर पेज पर दे भी रखी है और तुरंत हमारे टेस्ट सीरीज का एनरोलमेंट ले लो। ये किसी भी समय जो है भैया मेरे बंद हो जाएगा। ये लिंक मैंने आपको जो बताई नीचे, ये मैंने फुटर में दे रखी है। तो ये टेस्ट सीरीज अब कुछ घंटों के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल है, बिल्कुल इसको मिस ना करें और अभी के अभी एनरोल करके सीधे टेस्ट देना शुरू करें पोर्टल पे जाके। इस पोर्टल पे खुलेगा, यहाँ आपको साइन अप में जाना है, वो कोड PT100 लगाना है, तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। काम शुरू। तो इस तरह से आप इस साल की परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करें, हमारी टीम की यही शुभकामना है। अब मैं आपसे दोस्तों सोमवार सुबह मिलूंगा, सोमवार के एनालिसिस के साथ। नमस्कार, जय।